लगातार सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाया जा रहा है कि द्वारका का विधायक लापता है। एडमिनिस्ट्रेशन से निकला हुआ एक व्यक्ति जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, अपने विजन को लेकर इतना अनक्लियर कैसे है? आपके पास कंटेनर्स तक नहीं है ऑक्सीजन लाने के लिए। अगर आप हर चीज के लिए केंद्र सरकार पर ही डिपेंडेंट है, तो हाई कोर्ट की भाषा में ही अगर मैं कहूं तो दिल्ली की सत्ता केंद्र को क्यों नहीं सौंपी? क्या आप मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहेंगे? 300 मृत्यु प्रतिदिन हो रही है। दिल्ली के लोग भी गाजियाबाद जा रहे हैं सर, दिल्ली के लोग भी करनाल रोड सोनीपत जा रहे हैं सर, दिल्ली के लोग भी फरीदाबाद जा रहे हैं सर, दिल्ली के लोग भी गुरुग्राम जा रहे हैं सर। क्या ये देश एक नहीं है? क्या दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हो? हरियाणा में जाके और उत्तर प्रदेश में जाके अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन को संबोधित करते हैं। आपके 2/3 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में लगे हुए हैं। 2020 में यह दावा करने वाली कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य प्रणाली भारत में जिस देश में है उसका नाम दिल्ली है, और इसलिए दिल्ली बोले दिल से केजरीवाल फिर से कैंपेन चलाया गया। फिर कोरोना की एक लहर आई और सरकार चरमरा गई। केंद्र सरकार की मदद मिली, दिल्ली में हालात सुधरे। उसके बाद शुरू हुआ विज्ञापनों का दौर और विज्ञापनों से भगाई गई दिल्ली में कोरोना। उसके बाद आता है 2021, जिसमें कोरोना देता है फिर से दस्तक। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और तथाकथित रूप से मालिक भी, वो कहते हैं टीवी पर आकर कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, मैं हूं ना। दिल्ली वालों का ढाढ़स बढ़ता है, साहस बढ़ता है, उन्हें सुकून मिलता है कि हमने किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो डरावने सपने से बड़ा कुछ नहीं। आज अगर दिल्ली में आपको अपनी औकात का अंदाजा लगाना है तो आप अस्पताल में एक ऑक्सीजन बेड अरेंज करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। और इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने का दावा करने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार। लेकिन इस पे सरकार का पक्ष जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा के साथ। विनय मिश्रा लगातार सरकार का पक्ष रखते आए हैं, वीडियो के लाइव के माध्यम से भी वो लोगों के बीच में कनेक्ट हो रहे हैं। पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, लगातार सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाया जा रहा है कि द्वारका का विधायक लापता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो कैंपेन चलाने वाले लोग हैं ये आप उंगली पे गिन सकते हैं, और जहाँ तक मुझे पता चला है ये सिर्फ 2 लोग हैं जिनका कैंपेन चल रहा है। और दिन रात, अभी मैं आप कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी जस्ट 5 मिनट पहले मेरी मीटिंग खत्म हुई है डीएम साहब और हमारे आसपास के तमाम जितने अस्पताल थे उनके जितने एमएस थे उनके साथ, कि हम लोग दिन रात लगे हुए, अभी रात दिन कैसे ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पहुंचाए, कैसे हम मरीजों को एडमिट करवाएं। तो अभी हमारी पहली प्रायोरिटी, जो मेरी पहली प्रायोरिटी, लोगों की जान बचाना है। लोगों की जान बचाने के लिए भी फिलहाल हम लोग फोन पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो लोग हमारे पास मदद के लिए आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लगभग मुझे लग रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से कई रातों से मैं सोया नहीं, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे मैं जो है पेशेंट्स एडमिट करा रहा हूँ। रात को अचानक फोन आता है, SOS कॉल आती है कि हमारा जो है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसको ऑक्सीजन दिलाता हूँ। तो इस तरह के काम में दिन रात लगा रहता हूँ। और ये लोग, ये बैक फुट के काम है, ये फ्रंट फुट के काम नहीं है। इसमें आपको अपने आप को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास किसी अस्पताल का SOS कॉल आया, मैंने उसको करा दिया, मुझे तसल्ली। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल है जिनका मैंने कराया तो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया। आपको मैं प्रतिलिपि दे देता हूँ, उन्होंने ट्वीट किया। भगत हॉस्पिटल वाले को मैंने सिलेंडर्स दिलाए, मैंने आर्य हॉस्पिटल जनकपुरी वाले को दिलाया, वर्ल्ड ब्रेन सेंटर वाले को मैंने सिलेंडर्स दिलाया। मैं दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करूंगा। पीछे दिल्ली पुलिस ने हमारे यहाँ 32 सिलेंडर बड़े वाले जब्त किए थे। उसमें मैंने डीसीपी साहब से बात की, डीसी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, आपकी ये केस प्रॉपर्टी बन गई है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हॉस्पिटल से अंडरटेकिंग लेके ये सिलेंडर आप इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए। भाई, सिलेंडर तो आपको कोर्ट में दिखाना है भरा, खाली वैसे भी अगर सिलेंडर आपका भरा हो, मैं बताना चाहता हूँ, जनता को जागरूक करना चाहता हूँ, अगर सिलेंडर आपका भरा हुआ हो तो 12 दिन बाद वो सिलेंडर में से ऑक्सीजन उड़ जाता है। तो उसको स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है।
तो दिल्ली पुलिस से हमने रिक्वेस्ट की, तो दिल्ली पुलिस ने हमारे कहने पे भगत हॉस्पिटल में सिलेंडर दिया, आर्या में हॉस्पिटल में सिलेंडर दिया, अंसारी हॉस्पिटल में सिलेंडर दिया, आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सिलेंडर दिया और ग्रीन कॉरिडोर बना के दिया। मतलब बिल्कुल बीच में कोई रोक नहीं, सीधा अस्पताल आई और वहां पे सिलेंडर दिया। और अभी आज पंजाब केसरी में भी वो खबर आई है। तो मेरा काम जो है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दिखावे वाला काम नहीं करता भारतीय जनता पार्टी की तरह कि मैं भीड़ इकट्ठी करके वहां भीड़ इकट्ठी करूँ, लोगों को दिखाऊं। दिखावे वाले काम के ऊपर अरविंद केजरीवाल सरकार का विधायक अगर बोल रहा है तो ये अपने आप में थोड़ा हास्यास्पद लगता है कि उत्तर प्रदेश के रीजनल न्यूज चैनल एबीपी गंगा पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो चीज जो है सर कहीं ना कहीं लगती है कि शायद आप भावुकता में बोल गए। सवाल ये उठता है कि लगातार कई यू टर्न्स देखने को मिले हैं गवर्नमेंट द्वारा। दिल्ली सरकार कहती है कि लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, नाइट कर्फ्यू लगाती है। नाइट कर्फ्यू के तुरंत बाद आप चाहते तो आप संडे को कह सकते थे कि ऐसा करते हैं, सोमवार से फुल कर्फ्यू रखते हैं। आपने सोमवार का पूरा दिन जाने दिया और मंगलवार से कर्फ्यू लगाया। इसका नतीजा यह हुआ कि आनंद विहार टर्मिनल पे सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में लोग जुड़ गए। उसके बाद आपने लॉकडाउन भी लगाया। फिर आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अचानक ऑक्सीजन की कमी आ गई। एडमिनिस्ट्रेशन से निकला हुआ एक व्यक्ति जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, अपने विजन को लेकर इतना अनक्लियर कैसे है? कैसे उन्हें सब कुछ धुंधली दिख रही है? मैं आपको एक बात कह दूं, थोड़ा आपकी जानकारी जरूरी है कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन जो है, जो सप्लाई केंद्र सरकार देती है, ठीक है। हमने केंद्र सरकार से 700 मीट्रिक टन जो दिल्ली को चाहिए था, हमने केंद्र सरकार से मांगा। केंद्र सरकार ने हमको दे दिया, ठीक है, हम आपको दे देंगे। लेकिन दुखद बात यह है, बड़ी विडंबना की बात है, सिर्फ वो अलॉटमेंट कागजों में हुआ, जमीन पे अलॉटमेंट नहीं हुआ। जमीन पे हमको मिला 300 मीट्रिक टन, तो हमारा 400 मीट्रिक टन का आज भी गैप है। और हम केंद्र सरकार से मांग के थक गए। केंद्र सरकार, आप एक बात देखिए, आज दिल्ली को ऑक्सीजन अलॉट कहाँ किया, ऑन रिकॉर्ड है ये। देखिए आसपास के स्टेट है कि आसपास में हमारा हरियाणा बगल में पड़ता है, वहां का आवंटन हमें कीजिए। हमको उत्तर प्रदेश का आवंटन किए। हमको आवंटन कहाँ किया, पश्चिम बंगाल। हमको आवंटन कहाँ किया, उड़ीसा, जहां से ट्रक आने में 48 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन यही बगल का स्टेट मानेसर से हमारा सिलेंडर ऑक्सीजन आ सकता है, हमारा फरीदाबाद से ऑक्सीजन आ सकता है, वहां से आप आने नहीं दे रहे। और विडंबना देखिए, आकाश हॉस्पिटल का अपना वेंडर है फरीदाबाद में, वहां से उनकी गाड़ी जो है फरीदाबाद के, वहां की सरकार ने, भाजपा सरकार ने वहां पे अपना एसडीएम बिठा दिया है कि आप वहां से ट्रक नहीं भेजोगे। तो इसका मतलब जिस स्टेट का अपना प्लांट नहीं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्या? दिल्ली का अपना प्लांट नहीं है तो क्या हम बाकी स्टेट में ऑक्सीजन के लिए निर्भर है? इसका मतलब वहां के ऑक्सीजन नहीं देंगे। यहाँ हमारी मांग केंद्र सरकार से है, प्रधानमंत्री अगर एक बार कॉल कर दे वहां के स्टेट के सीएम को, तो वो सीएम हमें उसको ग्रीन कॉरिडोर बना के जो ऑक्सीजन देगा। लेकिन आज पॉलिटिक्स हो रही है, आपके पास कंटेनर्स तक नहीं है ऑक्सीजन लाने के लिए। अगर आप हर चीज के लिए केंद्र सरकार पर ही डिपेंडेंट है, तो हाई कोर्ट की भाषा में ही अगर मैं कहूं तो दिल्ली की सत्ता केंद्र को क्यों नहीं सौंपी? तो हस्तांतरित हो ही गया। हमारे एक बात मुझे बताइए, जब दिल्ली सरकार, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पाई, तो आज ऑर्डर कर तो दिया उन्होंने, एलजी को सरकार बना ही दिया। बिल्कुल। और सारा काम ये एलजी के माध्यम से करते हैं। और ठीक, आज मुझे बताओ, पीछे कानून आया, हर चीज आया, और हर जगह ये बीजेपी वाले भी शोर करते फिर रहे कि दिल्ली का मालिक एलजी है। तो आज एलजी से क्यों नहीं सवाल कोई कर रहा है? सारे दोस्त, और मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, अभी लगभग 10 दिन के अंदर 2700 बेड दिल्ली में बढ़ाए हैं। लगभग हमने जो है एयरलिफ्ट कराया है, उड़ीसा से हमने लोगों ने जो एयरलिफ्ट कराया है, हमने झारखंड से हमारा ऑक्सीजन आया है। हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें हम लोग काम कर। क्या आप मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहेंगे? 300 मृत्यु प्रतिदिन हो रही हैं। देखिए, क्या एलजी ने इस चीज का दावा किया था दिल्ली की जनता को कि जब मैंने आपकी दवा दारू का इंतजाम करवा दिया? क्या एलजी ने ये स्टेटमेंट कहा था कि मैंने गली गली मोहल्ले क्लिनिक खुलवा दिए? क्या एलजी ने ये स्टेटमेंट कहा था कि मैंने वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया? ये स्टेटमेंट्स एलजी की तो नहीं थी, ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल। देखिए जी, आपदा है, हाँ, और आपदा में किसी को नहीं पता था कि इस तरह की आपदा आएगी। और आपदा के हिसाब से तैयारी केजरीवाल जी ने की थी। अस्पताल जो हमारे जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स है वो हमने बनाए। हमने जरूरत पड़ने पे फटाफट हमने बेड्स बढ़ाए। कल भी आपने देखा होगा कि 500 बेड जीटीबी में, 500 बेड हमने जो है वहां पे बढ़ाए। अपना एलएनजेपी में 1000 बेड बढ़ाए। ऑक्सीजन की आज दिक्कत हुई,
44 प्लांट्स हमने जो है दिल्ली में फटाफट लगाने की बात की और 30 अप्रैल को ये हो जाएंगे, जिसमें से 8 प्लांट हमको केंद्र सरकार से मिला, 36 प्लांट दिल्ली सरकार लग रही है, जिसमें से 21 प्लांट फ्रांस से आ रहा है, 15 प्लांट दिल्ली में लग रहा है। तो ऐसा दुखद नहीं हम यही लोग तो कर है रहे हैं। सर, दुखद यही तो है कि जब आग लग गई तब हम कुआं खोदने गए। देखिए हमारी आपसे कोई रंजिश नहीं है, जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, लगातार लोगों से बात कर रहा हूं, तो मुझे 3 लोगों के नाम दिए जाते हैं, एक अजय राय, एक दिलीप पांडे और एक आपका नाम, कि आप इनको फोन कीजिए शायद कोई मदद हो जाए। कई बार हमने आपसे बात भी की है, लेकिन ऐसी दिक्कतों का जिम्मेदार तो शायद दिल्ली का मालिक है। कंकरेंट सूची का एक विषय है, क्या कहते हैं, हेल्थ। जब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर देने के पैसे नहीं दिए गए, आपको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के पैसे नहीं दिए गए, तो अब बाकी सारे मुद्दों को लेकर विज्ञापन करते हैं। दिल्ली का तथाकथित आम आदमी जो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो 20 लाख रुपए प्रति मिनट खर्च करता है एक आम दिवाली मनाने में, जिसका टेलीविजन पे प्रचार प्रसार होता है। तो जब आपको पैसे नहीं मिले तो आपने उस वक्त रिवोल्ट क्यों नहीं किया? देखिए आप जो ये विज्ञापन कह रहे हैं, ये विज्ञापन नहीं है, ये जागरूकता है। कितनी जागरूकता सर? आज कोरोना में भी ये जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि ठीक है, हम अस्पताल बढ़ा रहे हैं, हम बेड्स बढ़ा रहे हैं, हम ऑक्सीजन इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गाड़ियां भी बढ़ा रहे हैं। अभी हमने एक टेंडर भी फ्लोट किया है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, वो टैंकर्स के लिए। अभी एसओएस कॉल्स भी हम लोग ले रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है हॉस्पिटल की डिमांड को फुलफिल करने में। लेकिन लोगों को ये भी जागरूक करना जरूरी है कि भैया आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है। तो वो भी जागरूकता तो करनी है लोगों को, तो वो कैसे बताएगा आदमी? तो दिन में 30 बार टीवी पे आके बताएगा सर? क्या एक मैसेज सर्कुलेट नहीं किया जा सकता? ऑक्सीजन टैंकर क्या लोगों के घरों में है, जो आपने गुजरात तक में गुजराती में, केरल में उसकी स्थानीय भाषा में और अन्य राज्यों में उनकी स्थानीय भाषा में विज्ञापन दे डालो? बिल्कुल, देखिए आज टैंकर्स की हमें बहुत जरूरत है, और जो भाषा जो समझेगा, जिस भाषा से वो लेके आएगा, उस भाषा में उसको अपील करेंगे। आज जब जरूरत हमें है तो हम हर भाषा में अपील करेंगे। आज दिल्ली में जरूरत है आज, और मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व भी है कि आज दिल्ली में इतना प्रेशर इसलिए भी है कि दिल्ली में आप ये आंकड़ों में देख ले, दिल्ली का हर तीसरा जो पेशेंट है वो बाकी स्टेट से है। कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बंगाल से है, कोई असम से है, कोई बिहार से है, कोई बिहार से है। क्या ये आपके वोटर्स नहीं थे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये ऑन रिकॉर्ड करो, हर तीसरा जो है ये बाहर से लोड ज्यादा है। दिल्ली में आज जो है हर तीसरा पेशेंट दूसरे स्टेट का है, और मुझे बहुत खुशी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है जिस वजह से बाकी स्टेट के लोग हमारे स्टेट में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। सर ये बड़ा स्टेटमेंट बोल रहे हैं। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तभी बाकी स्टेट के लोग आके यहाँ इलाज कराने, मेरे बड़ी गर्व की बात है। हमने किया, लेकिन आज दिल्ली पे बोझ है दूसरे स्टेट्स का, इस वजह से भी आज दिल्ली में प्रेशर ज्यादा है। ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत बनाया, लेकिन अब जब आज बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार, फिलहाल उत्तर प्रदेश से बनारस से लोग, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोग, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ डीएनडी पे, आप चलिए आगरा के एक्सप्रेसवे पे, आप चलिए यहाँ से जयपुर वाले हाईवे पे, आप चलिए यहाँ से चंडीगढ़ वाले हाईवे पे, लाइन से आपको दिखाऊंगा एम्बुलेंस दिल्ली आ रही है इलाज कराने के लिए, वहां के लोग दिल्ली में इलाज कराने आ रहे हैं। दिल्ली के लोग भी गाजियाबाद जा रहे हैं सर, दिल्ली के लोग भी करनाल रोड सोनीपत जा रहे हैं सर, दिल्ली के लोग भी फरीदाबाद जा रहे हैं सर, दिल्ली के लोग भी गुरुग्राम जा रहे हैं सर। क्या ये देश एक नहीं है? क्या दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा? नहीं, अब बात करते हैं दिल्ली वालों की सर। सिर्फ दिल्ली, शकूरपुर के अंदर आपके पास क्या कहते हैं कोचेस हैं, आपके पास आनंद विहार में कोचेस हैं, वहां पे लोगों को एडमिट क्यों नहीं करवाया जा रहा है? एमसीडी ने जब आपको कहा कि आप उनके स्कूल्स को, उनकी कम्युनिटी हॉल्स को अपने अंडरटेकिंग में ले, वहां पे आइसोलेशन सेंटर बनाए, तो आप क्यों नहीं बना रहे? WHO बार बार ये चीज कह रही है कि ये इन्फेक्शियस ज्यादा है, इन्फेक्शियस ज्यादा है, तो जैसे ही कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, क्यों नहीं उसको तुरंत ही क्वारंटीन कर दिया जाता है अलग से? देखिए, जहां तक सेंटर्स बढ़ाने की बात है, तो हमने सभी हॉस्पिटल्स के साथ, जितने हमारे यहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हों, चाहे बैंक्वेट हॉल्स हो, हमने अटैच कर दिया, और हर जगह हम लोग आइसोलेशन सेंटर बनाया है। हर जगह सरकार जितना है उतना काम कर रही है, लेकिन 100% जो है अपेक्षा पे खड़ा उतरना बड़ा भारी काम है। और दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से लगी हुई है। आज डीएम्स आप देखेंगे रिक्विजिट लगा रहे, डेली हम लोग कम्युनिटी सेंटर से भी बात कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे यहाँ सोसाइटी से उनसे भी बात कर रहे हैं, और सोसाइटियों में भी हमने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं। तो काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इस बार पर डे 25,000-26,000 केसेस आ रहे हैं, जो किसी ने मुझे लगता नहीं कि ऐसा एक्सपेक्ट किया होगा कि इतने केसेस आ जाएंगे। लेकिन ठीक है, बहरहाल केस आ रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है उसको किस तरह सुविधा दें, तो हम लोग बना रहे हैं। ऐसा नहीं, आप चलिए देखिए, आज हमने 27 तारीख 8वां महीना 2020 अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट कहा था
1 हफ्ते में टेस्ट होंगे 2 गुने, घर पर भी मिलेगा ऑक्सीजन। 8 महीने पुरानी बात है। आज आप एक बार मायापुरी चले जाएं, आप गए भी हों शायद, आपने वहां पे ऑक्सीजन की कतारें देखी होंगी। दिल्ली वाले मानेसर से ऑक्सीजन लाने को मजबूर हैं। कहाँ है वो ऑक्सीजन सर? देखिए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। बहुत ज्यादा पैनिक फैला दिया गया है और आप देखिए आज घर घर आज सिलेंडर पहुंच गया है। जिस घर में कोरोना नहीं है वहां भी वो स्टोर कर रहे हैं, एक पैनिक में और एक उसमें कि भाई हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सरकार आपके लिए प्रतिबद्ध है, आप स्टोर मत करें, लोग घर घर स्टोर करें जिस वजह से दिक्कत आ रही है। तो आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सवाल यही है ना सर। एक चीज, दिल्ली ने 50 कोचेस मांगे थे, जिसमें से 50 कोचेस जो हैं वो शकूर बस्ती में, 25 कोचेस जो है आनंद विहार में प्लेस्ड हैं। 50 कोचेस मतलब 800 बेड, 25 कोचेस मतलब 400 बेड्स। वहां पे अभी तक कोई पेशेंट नहीं पहुंचा है। सुनीत शर्मा चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है सर? मैं कह तो रहा हूँ कि केंद्र सरकार सारी अलॉटमेंट हमको पेपर पे कर रही है। रेलवे का कोच कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। डॉक्टर्स जिन्होंने हमें प्रॉमिस किया था हम देंगे, कौन देगा? केंद्र सरकार। आज केंद्र सरकार है कहाँ आप दिल्ली में? आप ये बताइए। आज केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लगी हुई है। इनके जितने नेता हैं सिर्फ बंगाल चुनाव में लगे हुए। आप एक बात मुझे बताइए, आज और जितना ये जो आज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, जितना जो ट्रिपल म्यूटेशन जो आ रही है, सारे स्ट्रेन कहाँ से आ रहे हैं? बंगाल से आ रहा है। जितने भाजपा के जितने पूरी देश के नेता थे सब बंगाल गए, सब वहां पे कोरोना इन्होंने भीड़ कर करके रैली कर करके भीड़ फैलाई। और आज दिल्ली में पर विधानसभा से पर वार्ड से 50-50 आदमी इनके आज बंगाल चुनाव में गए थे, या बाकी 5 स्टेटों में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, आसाम में गए। हर जगह ये जाके कोरोना वहां से लेके आए। आज दिल्ली अगर फेस कर रही है, अगर दिल्ली इस तरीके की महामारी फेस है, तो उसके सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही लोग हैं जो इस महामारी में भी इन्हों को लोगों की जान से ज्यादा अपने चुनाव हरियाणा में जाके और उत्तर प्रदेश में जाके अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन को संबोधित करते हैं। आपके 2/3 व्यक्ति उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में लगे हुए हैं। 136, जी हां 136 लोग जो चुनावी ड्यूटी में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। आप भी तो साफ नहीं है सर। नहीं। आपको आगे बढ़ के दिल्ली, देखिए मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल खुद को पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं, शायद है भी, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो गए? सवाल यही है। दुख इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल की लापरवाही का नतीजा आज पूरी दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पतालों में तो जगह है ही नहीं। आज शमशानें भी भरी पड़ी हैं। शमशान पहली बार रोता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे आप एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हर चीज के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेवार ठहरा। दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या दिल्ली के 7 सांसद का कोई रोल नहीं है? कंकरेंट सूची में ये चीज आती है तो सबसे पहले, हाँ, पेंडेमिक जब आता है ना, पेंडेमिक कभी कंकरेंट या स्टेट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट नहीं होता। पेंडेमिक ऐसा है जब सबके लिए है। आज केंद्र सरकार से जब हम मदद मांगते तो केंद्र सरकार हमको क्यों मदद नहीं करती? हमने जब ऑक्सीजन मांगा 700 मेट्रिक टन हमको मांगा तो उन्होंने ऑन पेपर कर दिया, पर हमको जमीन पे नहीं दिया। हमने डीआरडीओ स्टार्ट करने की बात की, डीआरडीओ उन्होंने लेट स्टार्ट किया। हमने इनसे जो है कहा कि ठीक है आप ग्रीन कॉरिडोर मंगा के हमको दो, आप अलॉटमेंट करो, आप बगल का स्टेट ना करके हमको दूर का स्टेट कर देते हो। तो इसमें केंद्र सरकार की तो सहयोग करना चाहिए ना। आज टेस्टिंग किट हमने बिल्कुल, आप जिस टाइम आपने अप्रैल की बात की उस टाइम में पर डे हमारे यहाँ 1 लाख 1.25 लाख टेस्टिंग हो रहा था। आज टेस्टिंग क्या है? आज भी उतना ही हो रहा है। नहीं सर, आपको मैं बता दूं, आपने जो पिछले 3 दिनों में जो मुद्दे कम हुए, 1 से लेकर 13 अप्रैल तक औसत टेस्टिंग थी 90,572, 14 से 26 अप्रैल तक टेस्टिंग हुई थी 83,573, और आखिरी 7 दिन यानी 20 से 26 अप्रैल तक 74,406। देखिए 90,000 से अब 74,000 पे आ गए हैं। मैं आपको बताया था, इसका जवाब देता हूँ। ICMR किसका है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किसका है? किसका है बताइए? केंद्र सरकार के अंदर आता है, ऑटोनमस बॉडी है। दिल्ली जो है, जो हमारे पास सैंपल्स आते हैं, हम टेस्ट करके उसका रिपोर्ट्स ICMR को दे देंगे, भाई आप उसको रिलीज करो। ICMR रिलीज नहीं करोगे तो उसमें दिल्ली सरकार की गलती कहां से आ गई? ये तो ICMR से आप पूछो कि भाई आज आप एक बताओ, आप अस्पतालों में डाटा लो, कहाँ टेस्टिंग कम हो रहा है? हर जगह टेस्टिंग हो रहा है। हमने ICMR को भेज दिया, ICMR उसको रिलीज नहीं करो, उसके लिए भी दिल्ली सरकार सुने। ये कहाँ की जजमेंट है? आप इस पे जजमेंट है। दिल्ली सरकार डेटा रिलीज कर दूसरा एक जगह, हाँ जी, बोलिए। हमारी जिम्मेवारी है, हम लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते, हम लोगों को झूठ नहीं बोल सकते, हम लोगों में पैनिक नहीं फैला सकते। तो हमारी जिम्मेवारी, हम तो फेस कर रहे हैं ना। सर पैनिक तो फैला रहे हैं। जब आप जब फेसबुक पे आके मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए, डिप्टी सीएम आके कहता है कि हम करें तो करें क्या? अरे आपको ऐसा नहीं, ऐसा मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं मतलब मैं बता, सुनो हाँ जी, डिप्टी सीएम, सुनो मेरी बात।
डिप्टी सीएम ने कभी भी आके ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो गया या ये नहीं हो गया। हमेशा आप अरविंद जी का आप कोई भी फेसबुक या कोई भी आप जो है व्हाट्सएप या कोई भी आप ट्विटर पे या जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हमेशा यही कहा। कल उन्होंने, सुनो मेरी बात जी, मैं आपको दिखा मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ठीक है, आप सही कह रहे हो। कल आए अरविंद जी, उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली में हमने 1000 बेड बढ़ाए हैं, हमने ऑक्सीजन प्लांट्स 44 लगाए हैं। ये पॉजिटिव बात हुई या नेगेटिव बात हुई? बिल्कुल पॉजिटिव बात है। उससे पहले परसों कल मनीष जी ने ट्वीट किया था, हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके पास, तब भी असम्पशन में पहले एसओएस कर दे रहे हैं। और कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने एसओएस किया कि हमें सिलेंडर चाहिए, हमने वहां जाके जांच पड़ताल की तो उनके पास सिलेंडर्स रखे हुए थे। तो उन्होंने एसओएस क्यों किया कि हमने अज्यूम किया कि जी ये जी खत्म हो जाए तो हमें और कहां से, इसलिए हम स्टोर कर रहे हैं। तो वहां मनीष जी ने ये कहा कि हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा पैनिक सिचुएशन मत बनाओ जिस वजह से लोगों में तकलीफ हो, लोगों को पैनिक हो जाए। तो क्या ऐसा जागरूक करना कोई गलत बात है? मुझे बताओ अगर गलत कहा हो तो। आप कोई भी आप विगत 10 दिनों का आप अरविंद जी का आप उठा के देख लीजिए, हर बार उन्होंने जो दिल्ली में जो बदलाव किए या दिल्ली में कैसे लोगों की मदद के लिए जो उन्होंने किया, उस पर उन्होंने बात रखी। हमेशा अस्पतालों की बात की, हमेशा ऑक्सीजन की बात की, हमेशा बेड्स बढ़ाने की बात की, हमेशा मेडिसिन की बात की, हमेशा डॉक्टर्स की बढ़ाने की बात की। और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है सर, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है सर, बेड्स अवेलेबल नहीं है सर, दिल्ली सरकार की व्यवस्था चरमराई नहीं। तो एक बात मुझे बताओ, इसका मतलब पुलिस का काम भी हम ही करेंगे जब पुलिस हमारी कितना सुनती है? हमारी देखिए, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों से चीजें गायब हो जा रही हैं क्या? अस्पताल से कोई चीज गायब तो नहीं। फिर कमी कैसे होगी? आप कोई अस्पताल दिखा दीजिए। देखिए, जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो अस्पताल रेस करता है डिमांड। वेंडर्स तो सरकारी नहीं है, जो दवाई देता है वो तो सरकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी है। हमने जब देखा कि ये कालाबाजारी कर रहे हैं दवाई वाले, हमने हर दवाई की दुकान पे ड्रग इंस्पेक्टर लगा दिया। हमने परसों 40 जो वेंडर्स थे उन पे लिस्ट लगा दी और दिल्ली कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी है बकायदा। हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ है उदित राय जी ने, उन्होंने एक बकायदा चिट्ठी लिखी पुलिस कमिश्नर को कि ये जो हमने लगभग उसमें 42 दुकानें थी कि अब ये 42 दुकानें चिन्हित की हैं जहाँ पे रेमडेसिविर मिल रहा है और आप वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए ताकि पुलिस प्रोटेक्शन में वो ठीक से बढ़ सके और उसकी कालाबाजारी ना हो। हमने ड्रग इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई। ड्रग इंस्पेक्टर हर जगह जाके जो है उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। तो जितना हो सकता है हमने छापा मारा, तो हम रुकवाया भी है। तो जितना हमारे पास रिसोर्सेज है हम उससे कर रहे हैं, लेकिन इस समय केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करने का समय है। तो केंद्र सरकार के जो रिसोर्सेज है, जैसे केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस है, जो केंद्र सरकार की जो और भी जो अमला जमला, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस समय मदद कीजिए, इस समय लड़ाई का नहीं है। तो जो पुलिस वाला काम करे, हम अब जैसे जब एमसीडी ने फिर आपको कहा है कि आप उनके स्कूल्स को अंडरटेकिंग में ले लीजिए, कम्युनिटी हॉल को अंडरटेकिंग में ले लीजिए, क्यों एमसीडी खुद क्यों नहीं करती? मुझे बताइए, हर चीज हमारे अरविंद केजरीवाल क्यों? तुमने क्या किया 15 साल में, ये बताओ। नहीं, एक चीज बताइए, एमसीडी क्यों नहीं करती है? एमसीडी के 2 अस्पताल एमसीडी क्यों नहीं चलाती? आज तो एमसीडी कह रही है ये चीज कि अगर आपसे दिल्ली सरकार नहीं संभल रही है, 3 महीने के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया है कि 3 महीने पहले जब मेरा आपके साथ आखिरी इंटरव्यू हुआ था, आपने कहा था कि अगर एमसीडी से नहीं, बीजेपी से एमसीडी नहीं संभल रही तो आप एक काम कीजिए, आप हमें दे दीजिए, हम चलाएंगे। आज एमसीडी आपको ये कह रही है कि आपसे दिल्ली सरकार नहीं संभल रही, 3 महीने का मास्टर प्लान है हमारा, पहले पहले अपने स्टेट तो चला लें। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं फैल रही बीमारी, या उत्तर प्रदेश में कंट्रोल कर लिया इन्होंने, या मध्य प्रदेश में कंट्रोल कर लिया इन्होंने, या हरियाणा में कंट्रोल कर लिया इन्होंने? पहले अपने राज्य में तो बताएं कहाँ कंट्रोल। आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत है आप देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज बनारस में हंगामा हुआ है अस्पताल के सामने। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स आके जो है कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मरीज मत लाओ, अस्पताल के सामने लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ मरीज मत लाओ, हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है सर। तो इनके पहले अपने स्टेट तो संभाल लें, तब दूसरा स्टेट देखे। अपना घर तो संभाल नहीं रहा, दूसरा का स्टेट संभाल ले। पहले अपने इनके क्या मास्टर, अपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या मास्टर प्लान है वो बता दे, मध्य प्रदेश के लिए क्या मास्टर प्लान है वो बता दे। चिताएं जो है लोग जो है साइकिल पे लेके जा रहे हैं जो डेड बॉडी को, वो बता दे। बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री वहां से लोकसभा चुन के आए हैं। आज बनारस में अस्पताल में इलाज नहीं है, आज अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है बनारस में। क्या उसके लिए क्या मास्टर प्लान, के प्रधानमंत्री बता दे क्या मास्टर प्लान है? बनारस की हिंदू वहां के जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है, वहां बेड नहीं है। आप कल ही मैं बताता हूँ, मेरे एक रिश्तेदार बनारस रहते हैं, उनके लिए रात भर लगा रहा, एक बेड नहीं मिला, मुझे वहां से रांची उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ा जी। प्राइवेट लैब के पास टेस्टिंग किट नहीं है। सरकारी जो ले रहे हैं, जो टेस्टिंग के लिए जो ले रहे हैं सैंपल, वो 15-15 दिन बाद रिजल्ट दे रहे हैं। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ठीक कर ले, उसके बाद दिल्ली की बात करें। और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, आप जाके देख लीजिएगा अगर मैंने कहीं भी, और मैंने ट्वीट भी किया था इस जी, बिल्कुल ट्वीट किया। मैं लगभग 8 या 10 अप्रैल को मैं वहां गया था। अब मैंने वहां जब देखा तो मैंने ट्वीट भी किया।
तो पहले अपने स्टेट को संभालिए, उसके बाद बात करें। आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत है आपके बगल में, आप बताइए ईमानदारी से। सर आप अब बताइए मुझे सिर्फ ईमानदारी से एक क्या बात हालात बता है? दीजिए, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो जाने से क्या दिल्ली की हालत बेहतर हो गई है? देखिए आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली में तो हमने लगभग 2700 बेड बढ़ा दिए, हमने ऑक्सीजन प्लांट्स जो है लगा दिए, 44 लगा दिए। दिन रात हमारे मुख्यमंत्री यार हमने टेस्टिंग, दिल्ली में 1-1 लाख टेस्टिंग हो रही है। आप बताइए कौन से इस देश के कौन से राज्य में 1 लाख टेस्टिंग पर डे हो रही है, आप बता दीजिए। किसी भी राज्य में अगर 1 लाख पर डे टेस्टिंग हो रही होगी तो मैं आप राजनीति छोड़ दूंगा। एक दिल्ली ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ 1 लाख टेस्टिंग पर डे हो रहा है, जहाँ पे बेड्स बढ़े हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में दिन रात लगे। लेकिन ये समय 14 to 26 अप्रैल तक आपने बोला, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। 14 से 26 अप्रैल तक दिल्ली में औसत टेस्टिंग 83,573 थी। अब मैं चाहूंगा पेपर आप दूर से ही देखें। और अगर 14 से 26 अप्रैल की बात की जाए तो बिहार के अंदर 99,232। आप कह रहे थे आप एक राज्य दिखा दीजिए, आप मैं आपको दूसरा भी बिहार दिखा का तो देता आप हूं। छोड़ दीजिए। हाँ। सुनिए इनका मोबाइल नंबर देखिए, 0000 आता टेस्टिंग का। ये तो फर्जी रिकॉर्ड है। जी बिहार का आप क्या बात करेंगे जो पीछे आया था? उत्तर प्रदेश में 1 से 13 अप्रैल तक 1,82,718 प्रतिदिन, 14 से 26 अप्रैल तक 2,14,000। इनका मोबाइल नंबर तो चेक कराओ। आखिरी 7 दिन में 2,12,000। इनका मोबाइल तो चेक कराओ, मोबाइल नंबर। यानी कि ये आप फर्जी आंकड़े, मोबाइल नंबर चेक करो तो हर जगह 00 मिलता है। हर जगह जो है जो मोबाइल नंबर कई लोगों का सेम मिलता है, कई लोगों का मिलता नहीं है। तो ये तो फर्जी आंकड़े हैं। ये सरकार सिर्फ फर्जी आंकड़ों पे चल रही है और इन्होंने आज तक सिर्फ फर्जी आंकड़े पे देश की जीडीपी का भी यही हाल कर दिया। फर्जी आंकड़े दिखा के लोगों को सपना दिखा के देश को बेच दिया। आज आम आदमी के साथ भी यही अब दिक्कत हो रही, यही दिक्कत आ रही है कि फर्जी सपना दिखा के 15 लाख दिखा के सरकार ले आए। फिर दूसरी बार में इन्होंने जो है लोगों को झूठे सपने दिखा के जो है फिर झूठ के सरकार बनाई। तो इनका काम झूठ बोलना है। और अंतिम कुछ सवाल लूंगा मैं आपसे द्वारका विधानसभा के ऊपर। आपने कुछ दिनों पहले फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था और इस चीज की सूचना भी हम लोगों के पास प्रेस रिलीज के माध्यम से आई थी कि आपने दादा देव अस्पताल का निरीक्षण किया। सबसे पहले तो एक अच्छी चीज, जब आपने दिल्ली की हालत भयावह देखी तो आप उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव को छोड़ के वापस अपने विधानसभा में पहुंचे। दूसरी चीज, दादा देव के निरीक्षण के बाद आपने ये स्टेटमेंट दी थी कि आप बगल के कम्युनिटी हॉल को इसको बनाएंगे। मुदा 7 दिन इस बात को पूरे हो चुके हैं। क्राइसिस बहुत ज्यादा है, आपकी विधानसभा के लोगों के पास भी बेड्स नहीं है। कब वो अस्पताल चालू होगा सर? देखिए वो अस्पताल नहीं है, कोविड सेंटर है। वो टेस्टिंग सेंटर हम बढ़ा रहे थे। एक्चुअली क्या था कि पहले हमारे पास एक काउंटर था यहाँ पे। हाँ। उसको हमने 4 किया। हाँ। उसके बाद अब क्या है, 1 तारीख से वैक्सीनेशन का 18 ईयर्स के अबव का वैक्सीनेशन आ जाएगा। तो हम उसको वैक्सीनेशन काउंटर भी बढ़ाने का सोच रहे थे और दूसरा इसको हम लोग टेस्टिंग करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लैब टेस्टिंग के जो हमारे 5 लोग थे सबको कोविड हो गया, जिस वजह से हमारा जो है वो और कोविड प्रॉब्लम, कोविड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि एक को अगर बीमारी हो तो 15 दिन का उसका आइसोलेशन पीरियड हो गया। बिल्कुल। तो जिस वजह से वहाँ स्टाफ क्रंच हो गया हमारा और 55% स्टाफ हमारा भी कोविड वहाँ पॉजिटिव हो गया। और दिल्ली में एकमात्र ऐसा अस्पताल है दादेव जो आज सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है। आज सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली में कहीं बच्चे अगर कहीं जन्म ले रहे तो दादेव है। और दीनदयाल के भी अब जो है कोविड सेंटर होने की वजह से वहाँ की भी जो प्रेशर इसी पड़ गया। तो स्टाफ जो हमारा 55% कोरोना होने की वजह से क्या हो गया, अब हमारे पास दिक्कत आई। हमने इमीडिएटली फाइल बना के भेजी है और 2 फाइल हमने भेज दी है हेल्थ सेक्रेटरी को और मुझे लग रहा है 1-2 दिन में हमारे पास उसका अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि अभी स्टाफ क्रंच हर जगह है। द्वारका विधानसभा में कहीं क्या और कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे? देखिए मैंने ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाए एटलीस्ट। मैंने स्कूल्स में बात की है, जनरल स्कूल में बात की। देखिए क्या होता है, इस समय हमारे को कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी काम करना पड़ेगा। हाँ। मैंने जनरल स्कूल से बात की क्योंकि मेरे कुछ लोग हैं जो CSR से 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं और मैं आपसे भी ऑन कैमरा कह रहा हूँ। हाँ। CSR तैयार है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार है, जिसमें 50 विद ऑक्सीजन, 50 विदाउट ऑक्सीजन और मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हाँ। कोई जगह आप मुझे दिला दीजिए, मैं हॉस्पिटल खोलने तैयार बैठा। मैंने जनरल स्कूल से बात की, जनरल स्कूल वाले ने अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं अगर ऐसा ही है तो आप किसी MCD के स्कूल को ओवरटेक कर लीजिए। देखिए स्कूल्स का क्या है कि MCD स्कूल मेरे यहाँ अंदर गलियों में है। अच्छा। एम्बुलेंस जाने का रास्ता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सीधा बना तो ये डाबरी वाला ले सकते हैं आप, वो तो मेन रोड पे है। हम लोग वर्क करें, CSR वालों से हमने बात किया है। हाँ। हम लोग हमारे देखिए क्या है, हॉस्पिटल के साथ स्टाफ भी चाहिए होगा। हाँ। उसको किसी हॉस्पिटल के साथ भी अटैच करना पड़ेगा, या हमारे को ऐसा नहीं है सीधा खोल दे। तो हम हमारे यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, हमने भगत वाले से बात किया, हमने इनसे वर्ल्ड ब्रेन सेंटर वाले से भी बात किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे अटैच हो जाए। ये सिर्फ अगर सुपरविजन भी कर दे, ऑनलाइन कंसल्टेशन दे दे या सुपरविजन कर दे, तो हम 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार करें और इस पर हमारी बहुत जल्द
2 दिन के अंदर हमारी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि आज मेरी प्राइमरी मीटिंग हुई थी जिसमें वो बजट एलोकेशन वगैरह का सारा का जो बात हो रहा है वो हो जाएगा। तो मैं इसको 1-2 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज़ दूंगा और बहुत जल्द द्वारका विधानसभा में एक 100 बेड का हॉस्पिटल आपको मिलेगा जो सिर्फ कोरोना के लिए होगा। लेकिन वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत जगह के सर लेकर जो भी कीजिए जल्दी कीजिए, अस्पताल भर जाएं लेकिन शमशान खाली रहे। बिल्कुल। अंतिम चीज, वैक्सीनेशन की क्या तैयारी है? वैक्सीनेशन की तैयारी यही है कि देखिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और हमारे दादे में 6 काउंटर्स बने हुए हैं। और एमएस साहब से मैं बात रहा हूँ, एमएस साहब एक्चुअली थोड़ा सा बिजी क्या है, उनको भी अभी कोविड टेस्ट के लिए उनका रिपोर्ट के लिए उनको भी थोड़ा सा लक्षण है और दूसरा उनके परिवार में कोई आज सीरियस भी है। तो वो कल मुझे लगता है कि कल उनसे बात हो पाएगी। तो उस पर भी हम लोग 7 काउंटर तो हमने बनाए हुए और जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर काउंटर्स और बढ़ाएंगे। अब ये 1 तारीख को 2 तारीख को देखते हैं कितना रश आता है, उस हिसाब से फिर हम उस पर डिसीजन लेंगे। इस वक्त एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बीमारी को मिलकर लड़ें। इस बीमारी से मिलकर लड़ना बहुत जरूरी है। जिस समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में ये तालमेल होना चाहिए कि ये काम मैं कर देता हूं या ये काम मैं कर देता हूं, उस समय में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के बीच में ये हो रहा है कि ये काम तुम करो तो ये काम तुम करो। इसकी वजह से जनता त्रासदी में है। हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि आप घर पे रहें। दूसरी चीज सकारात्मक रहे। तीसरी चीज, एक चीज स्पष्ट रहे कि आपको इस दुनिया के समाप्त होने के बाद भी आपको इस त्रासदी के समाप्त होने के बाद भी इसी समाज में रहना है। तो समाज के लोगों की मदद करें। हमारा नेताओं से तीखा सवाल पूछने का कार्य है जो हमने आपके हितों के लिए, आपकी जानकारी के लिए किया। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।